Facts are not science as the dictionary is not literature. Martin H. Fisher. Chapter 1, Chemical Reaction and Equation. Consider the following situation of daily life and think what happened when milk is left at room temperature during summer. An iron tawa or a pan or a nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is cooked. Food get digested. In our body, we respire. तो ये जो अलग अलग जो डेली लाइफ में होते रहते जैसे कि एक मिल्क, ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन में उसको समर के टाइम पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो दूध खराब हो जाएगा, ठीक है, दूध जो है वो पनीर में बदल जाएगा। फिर आयरन आयरन का तवा अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में रखेंगे जहाँ पे नमी ज़्यादा, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स आयरन बाद में जो उसमें रस्ट आने लगेगा। फिर ग्रेप्स जो है फर्मेंट हो जाएगा तो अल्कोहल देगा। खाना को अगर पकाएंगे तो उसमें भी रिएक्शंस होते हैं। फूड जो है, खाना जो है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है और एक हम रिस्पायर करते हैं तो हमारे अंदर भी रिएक्शंस होता है। In all the above situation, the nature and identity of the initial substance have somewhat changed. तो इसका ये है कि जितनी भी सिचुएशन हो रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है। इनिशियली कुछ और ले रहे हैं और उसके बाद कुछ और ही निकल रहा है, तो ये भी कुछ चेंजेस होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने पहले से फिजिकल और केमिकल चेंजेस का बारे में सीखा था प्रीवियस क्लासेस में। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी कुछ केमिकल चेंजेस होता है तो हम कहते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हो गए। यू मे perhaps wondering as to what is actually meant by chemical reaction. आप सोचते हो कि केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। आप कैसे बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो स्टार्ट हो गया है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ ढूंढेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब हम ढूंढेंगे। Activity 1, Caution. This activity need the teacher assistance. It would be better if students wear suitable eyeglasses. Clean a magnesium ribbon about 3-4 cm long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp or a burner and collect the ash. So, form in a watch glass as shown. In figure 1.1, burn the magnesium ribbon, keeping the away far as possible from your eye. What do you observe? ठीक है, तो figure 1.1, burning of magnesium ribbon in air and collection of magnesium oxide in a watch glass. तो यहाँ पे बर्नर है, मैग्नीशियम का स्ट्रिप्स है, ठीक है, तो वो हाथ से यूज़ नहीं कर सकते तो हाथ जल जाएगी, इसलिए टोंग यूज़ कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिबर को बर्नर में जला रहे। मैग्नीशियम रिबर जो जब बर्नर में जलाएंगे तो उसका पाउडर जो है वॉच ग्लास में नीचे गिर जाएगा। और ये पाउडर क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मतलब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में बर्नर में मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया, ठीक है। तो हम जो है ये केमिकल रिएक्शंस कैसा होता है, किस तरीके से होता है, क्यों होता है, ये हम सब सीखेंगे। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flames and change into white powder. तो एक मैग्नीशियम रिबन जो बर्न होता है वाइट फ्लेम में और वाइट पाउडर देता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, मैग्नीशियम्स के रिबन से, क्योंकि मैग्नीशियम्स और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शंस हो रहा था एयर के प्रेजेंस में, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। अब और एक एक्टिविटी है यहाँ पे, एक्टिविटी 1.2, टेक अ लीड nitrate solution in a test tube. Add a potassium iodide solution to this. What do you observe? So, activity 1.3,
Take a few zinc granules in a conical flask or a test tubes. Add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this figure 1.2. Caution, handle the acids with care. Do you observe anything happening around the zinc granule? Touch the conical flask or the test tubes. Is there any change in its temperature? From the about 3 activity, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. तो ये तीन एक्टिविटी से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम इससे क्या क्या डिटरमाइन कर सकते, हम इससे केमिकल रिएक्शंस कैसे डिटरमाइन कर सकते। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ जो है हम अगर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलेगा कि हम कैसे डिटरमाइन करके केमिकल रिएक्शन चेंजेस हो गया है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो चुका है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। एक तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो चुका है। जैसे कि स्टेट में कुछ चेंजेस हो गए, मतलब सॉलिड जो है लिक्विड में बदल गया, लिक्विड जो है गैसेस में बदल गया। चेंज इन कलर, कलर में कुछ चेंजेस आ गया। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस में कुछ इवोल्यूशन आ गया। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कुछ चेंज आ गया। एज वी ऑब्जर्व the changes around us, we can see that there is a large variety of a chemical reaction taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. अभी हम ऑब्जर्व करेंगे जो भी चेंजेस हमारे आसपास हो रहा है, केमिकल रिएक्शन लार्ज वैरायटी में हो रहा है, और हम ये स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन का बहुत अलग अलग टाइप, उसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, formation of hydrogen gas by the action of dilute sulfuric acid on zinc. Chemical equations. Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burned and oxygen it gets converted to magnesium oxide. The description of a chemical reaction in a sentence form is quite. It can be written in a shorter form. The simple way to do this is to write it in a form of word equation. The word equation for a word reaction would be magnesium react with oxygen as a reactant, they react with each other and form magnesium oxide product. तो केमिकल इक्वेशन एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या सीखा था कि मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन से हमें समझ में आया, ठीक है, कि ये जो केमिकल रिएक्शन जो सेंटेंस के फॉर्म में काफ़ी लॉन्ग है तो इसको शॉर्ट करने की ज़रूरत है। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वर्ड इक्वेशन बनाना। वर्ड इक्वेशन जो है ऊपर का रिएक्शन के लिए वो रहेगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। तो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में जा रहा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, देखिए वो रिएक्टेंट है। नया सब्सटेंस जो बन गया है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट है। A word equation shows change of reaction to product through an arrow placed between them. The reactants are written on left hand side with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrow point towards the products and show the direction of the reaction. देखिए अभी वर्ड इक्वेशन में हमें क्या पता चलता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया। तो एरो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एरो होगा। तो रिएक्टेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड में होगा LHS और प्लस साइन आएगा उनके बीच में। फिर प्रोडक्ट भी जो है वो राइट हैंड साइड में रहेगा और उनके बीच में भी प्लस साइन रहेगा। ठीक है, तो एरो जो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहेगा। ठीक है, और वो रिएक्शन का डायरेक्शन दिखाएगा। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, तो अब ये केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। अभी इससे भी कोई छोटा तरीका है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना
Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words. केमिकल इक्वेशन जो है उसे और भी कंसाइज और छोटा बना सकते हैं जहाँ हम केमिकल फॉर्मूला यूज़ करेंगे वर्ड्स के बजाय. अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है. इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ अ मैग्नीशियम oxygen and magnesium oxide, the above words equation can be written as. अगर हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स को रिकॉल करेंगे, ठीक है, तो हम यू नो ये वर्ड्स इक्वेशन डाल सकते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है. Count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side of the arrow. तो नंबर ऑफ एटम जो है वो काउंट करने की ज़रूरत है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में. इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड. क्या नंबर ऑफ एटम जो है हर एक एलिमेंट को दोनों साइड में है. इफ़ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस. अगर हाँ तो इक्वेशन बैलेंस है. इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. अगर बैलेंस नहीं है तो ये अनबैलेंस है क्योंकि दोनों भी साइड का जो इक्वेशन है उनमें नंबर ऑफ एटम सेम रहना चाहिए. ईच केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन. तो ऐसा जो केमिकल इक्वेशन जो है वो रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन जो है वो रिएक्शन के लिए एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air. तो equation 1.2 जो है वो skeletal chemical equation है मैग्नीशियम जो जलता है एयर में. Balance chemical equation. Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. तो आप याद करो क्लास 9 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने स्टडी किया. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शंस. मास को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में. दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. यही एक्चुअली एलिमेंट का टोटल मास है जो प्रेजेंट रहता है केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट में. हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट. और वो इक्वल रहना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट है रिएक्टेंट में. तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में भी नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहना चाहिए. इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ एटम विथ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शंस. तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ एटम जो है हर एलिमेंट का वो सेम रहना चाहिए केमिकल इक्वेशन से पहले और उसके बाद में. Hence we need to balance the skeletal chemical equations. इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है. तो is the chemical equation 1.2 balance? Let us learn about the balancing a chemical equation step by step. तो केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस है वो हमें सीखने की ज़रूरत है स्टेप बाय स्टेप. The worst equation for activity 1.3 may be represented as zinc react with sulfuric acid gives zinc sulfates plus hydrogen. The above words equation may be represented by the following equation. Zinc react करता है सल्फ्रिक एसिड के साथ देता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को. Let us examine the number of an atom of different element on both side of the arrow. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एटम जो है अलग अलग एलिमेंट का दोनों साइड में हमें देखना चाहिए. एलिमेंट जिंक हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन. नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड. जिंक में 1 है, हाइड्रोजन में 2 है, सल्फर में 1 है, ऑक्सीजन में 4 है. नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट राइट हैंड साइड 1 2 1 4. सो एलिमेंट जिंक नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड 1 है और नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट में है राइट हैंड साइड 1 है. फिर हाइड्रोजन में लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है. सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और प्रोडक्ट जो है राइट हैंड साइड में भी 1 है. ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में 4 है और राइट हैंड साइड में भी 4 है. As the number of atoms of each element is the same on both sides of arrow,
बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये जो एटम का जो नंबर जो है हर एलिमेंट का, वो एरो का दोनों साइड में रहता है 1.3। तो इसका मतलब ये पहले से बैलेंस है। अब एक नया केमिकल रिएक्शन यूज़ करता है, वो है FeH2O Fe3O4 प्लस H2। अब इसमें देखते हैं कि इसका केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। To balance a chemical equation, first draw a box around each formula. Do not change anything inside the box and do not change anything inside the boxes while balancing the equation. Fe में बॉक्स बनाया, H2O में बॉक्स बनाया, एरो Fe3O4 में बॉक्स बनाया और H2O में भी बॉक्स बनाया। Step 2. List the number of atoms of different element present in the unbalanced equation 1.5. अब हर एक अलग अलग एलिमेंट को एक बॉक्स में रखना चाहिए लिस्ट के फॉर्म में। अब एलिमेंट FeHO है। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, लेकिन नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन में 2 है लेफ्ट हैंड साइड में और RHS में 2 है। फिर ऑक्सीजन जो है 1 है LHS में और RHS में 4 है। Step 3. It is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be a reactant or a product in that compound. Select the element which has the maximum number of atoms. Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on right hand side and only 1 on the left hand side. तो steps 3 में क्या होता है कि हम बैलेंस करेंगे कंपाउंड को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो इसमें रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट रहेगा, तो कंपाउंड में एलिमेंट जो है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है उसको कंसिडर करेंगे। तो हम सिलेक्ट करेंगे Fe3O4 को, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन है, तो उसमें 4 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड में, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन जो लेफ्ट हैंड साइड में वो एक ही है। तो पहले ऑक्सीजन एटम को हम बैलेंस करेंगे। तो एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली लेफ्ट हैंड साइड में एक ही था, लेकिन राइट हैंड साइड में 4 है। तो कैसे हम बैलेंस करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में वाटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट का 4 वैसे ही रहेगा। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or element involved in a reaction, ठीक है। हमें ये ध्यान देना चाहिए जब भी हम एटम को नंबर को इक्वलाइज करेंगे, हमें याद रखना चाहिए कि हम कभी भी कोई भी कंपाउंड के फॉर्मूले को ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, एलिमेंट को भी ऑल्टर कर नहीं सकते जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है। For example, to balance oxygen atom, we can put coefficient 4 as 4H2O and not H2SO4 or H2O4, ठीक है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी हमें ऑक्सीजन एटम बैलेंस करेंगे जैसा अभी हम कर रहे, तो हम वाटर में लेफ्ट हैंड साइड में 4 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ H2O ऐसा करेंगे, लेकिन कभी H2O को H2O या H2O4 नहीं बनाएंगे। Now the partly balanced equation becomes, ठीक है, so Fe plus 4H2O gives Fe3O4H2। तो भी इसमें partially balanced equation है। Fe and hydrogen atom are still not balanced. ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 कोफिशिएंट लगाकर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन आयरन और H एटम अभी तक बैलेंस नहीं हुआ। पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। तो अभी इसमें से कोई एक एलिमेंट यूज करते हैं। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्टली बैलेंस इक्वेशन। So to equalize number of hydrogen atom, make the number of molecule of hydrogen as 4 on right hand side। तो अभी कितना हाइड्रोजन एटम है राइट हैंड साइड में, सो राइट हैंड साइड में 2 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो 8 है।
right? So atom of hydrogen initially in reactant 8 in H2SO4 in H2, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में राइट हैंड साइड में ये 2 है। फिर बैलेंस के बाद देखिए रिएक्टेंट में 8 है, तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ठीक है। सो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे RHS को, तो इक्वेशन वुड बी Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। अभी भी ये पार्शली बैलेंस्ड है, तो अभी सिर्फ क्या रह गया, आयरन रह गया। एग्जामिन द अबाउट क्वेश्चन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस। यू फाइंड द ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज आयरन, ठीक है। तो अभी थर्ड एलिमेंट जो है बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस हो गए, तो कौन सा बैलेंस नहीं है अभी, आयरन, ठीक है। तो आयरन में 1 है और राइट हैंड साइड में 3 है, तो एटम ऑफ आयरन इनिशियली रिएक्टेंट साइड में 1 था और प्रोडक्ट में 3 है। तो कैसे करेंगे बैलेंस हम, लेफ्ट हैंड साइड में जब हम आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट में वैसे ही 3 रहेगा, तो इक्विलेस आयरन वी टेक 3 एटम्स ऑफ आयरन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 एटम्स होगा, 3 Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 4H2। Step 6. Finally, to check the correction of balance equation, we count the atom of each element on both the side of the equation। तो अभी हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में भी नंबर ऑफ एटम सेम है। नंबर ऑफ एटम जो है ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, तो इसमें हमने चेक किया कि हाँ इक्वल है, जैसे कि Fe3 लेफ्ट हैंड साइड में भी है राइट में भी है, 4H2 मतलब 8 ऑक्सीजन लेफ्ट में भी है राइट में भी है, फिर 4 ऑक्सीजन लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो 1.9 अभी पूरा बैलेंस इक्वेशन होगा। दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, अभी बैलेंस है। द मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। तो ये जो मेथड है जिसमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम ट्रायल करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, छोटे छोटे कोफिशिएंट नंबर्स यूज़ करके। फिर स्टेप 7, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अभी और एक बाकी है, वो है physical state. Carefully examine the above equation. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No information has been given in this equation about their physical state. क्या आप जानते हैं कि ये जो रिएक्शन बैलेंस्ड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से फिजिकल स्टेट में है? नहीं ना। To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant products are mentioned along with their chemical formulae. तो केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम रिएक्टर और प्रोडक्ट में फिजिकल स्टेट डालेंगे उनके केमिकल फॉर्मूले के साथ। The gaseous, liquid, aqueous, solid state of reactant and product are represented by notation। तो gaseous, liquid, solid जो है वो इस फॉर्म में यूज़ होगा। गैशियस के लिए G यूज़ होगा, लिक्विड के लिए L होगा, एक्वेसियस के लिए AQ, सॉलिड के लिए S। द वर्ड एक्वेसियस is written if the reactor or product is present as a solution in water। एक्वेसियस का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रेजेंट रहता है एज अ सोल्यूशन वाटर में, ठीक है। एक्वेसियस क्या होता है, रिएक्टर या फिर प्रोडक्ट वाटर में एज ए सोल्यूशन के फॉर्म में रहता है, ठीक है। सो द बैलेंस इक्वेशन 0.9 बिकम 3FeS solid in state, 4H2O gaseous in state, react with each other, give Fe3O4S plus 4H2 gaseous state. Hydrogen gas is in gaseous state. Now that the symbol gas is used with the H2O to indicate that in a reaction वाटर इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टीम। अब इस रिएक्शन को जब कोई देखेगा तो उनको समझ में आ जाएगी कि वाटर जो है वो गैशियस स्टेट में था, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन जो था वो स्टीम वाटर, ये रिएक्शन में वाटर को यूज़ किया था लेकिन गैशियस
फॉर्म में यूज़ किया था, स्टीम के फॉर्म में यूज़ किया था। Usually physical state are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. ज़्यादातर केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट दिखाना ज़रूरत नहीं रहता, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए स्पेसिफिक करना ज़रूरी रहता है. Sometimes a reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equations. कभी कभी रिएक्शन कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ये भी मेंशन करना पड़ता है. ठीक है, या तो एरो के ऊपर या तो एरो के नीचे मेंशन करना पड़ता है. जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैसियस फॉर्म में रिएक्ट होता है 2 हाइड्रोजन के साथ, गैसियस फॉर्म में है वो भी 340 एटमॉस्फेयर रहता है. और मिथेनॉल फॉर्म होता है लिक्विड स्टेट में 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेसियस प्लस 12 मोल ऑफ वाटर लिक्विड स्टेट में. सनलाइट, क्लोरोफिल पता है ग्रीन पिगमेंट्स है, वो भी कैटलिस्ट के जैसा काम करता है. वो ग्रीन लीव्स में होता है ताकि अपना खाना प्रोड्यूस कर सके, फोटोसिंथेसिस है. तो C6H12O6 ग्लूकोज एक्वेसियस फॉर्म में रहता है. 6O2 एक्वेसियस फॉर्म में 6H2O लिक्विड. ठीक है, यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस फिगर 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर. क्या आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं हेड और ट्रायल मेथड यूज़ करके. क्वेश्चन, why should a magnesium ribbon be cleansed before burning in air? क्यों मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है एयर में बर्न करने से पहले. राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस इक्वेशन बनाओ इस रिएक्शन के हिसाब से. हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट गिव बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड. Sodium react with water gives sodium hydroxide and hydrogen. Write a covalence chemical equation with a state symbol for the following equation. तो केमिकल इक्वेशंस लिखना ज़रूरी है उनका स्टेट सिंबल के लिए फॉलोइंग रिएक्शन के लिए. सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट वाटर में रिएक्ट करता है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट देता है और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रहता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सॉल्यूशन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन वाटर. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में रहता है वाटर में रिएक्ट करता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में ताकि यह सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन वाटर फॉर्म हो सके. टाइप ऑफ केमिकल reactions. We have learned in class 9th that during a chemical reaction, atom of one element do not change into those of another element. हमने क्लास 9 में सीखा था कि केमिकल रिएक्शन जब होता है एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो सकता. नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर. और ना ही एटम डिसअपियर हो सकता है मिक्सचर से लेकर किसी और में. एक्चुअली chemical reaction involve breaking and making of bond between atom to produce new substance. केमिकल रिएक्शन में ज़्यादातर क्या इन्वॉल्व रहता है, उसमें एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड बनता है ताकि नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो सके. You will study about the type of bond formed between the atoms in chapter 3 and 4. तो जो कौन सा टाइप का अलग अलग टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है एटम के बीच में चैप्टर 3 और 4 में सीखेंगे. एक्टिविटी 1.4. Take a small amount of calcium oxide or a quicklime in a beaker. Slowly add water to this. Touch the beaker as shown. Do you feel any change in temperature? Formation of slaked lime with the reaction of calcium oxide with the water. तो एक वाटर लेंगे उसमें calcium oxide डालेंगे तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर एकदम कम हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा. क्यों ऐसा हो रहा है? अगर क्विक लाइम को डाला वाटर में तो उसमें कुछ बबल जैसा आता है. बबल जैसा आता है मतलब हीट रिलीज़ होता है. हीट रिलीज़ होता है तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water to produce slaked lime. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्विक लाइम यूज़ किया, उसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो क्या होगा? वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बना और उसके साथ हीट भी रिलीज़ हो गया. ठीक है, तो Ca कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम सॉलिड फॉर्म में है. वाटर जो है
लिक्विड फॉर्म में क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस फॉर्म, स्लेट लाइम और हीट प्रोड्यूस होता है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है, सिंगल प्रोडक्ट देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। Such a reaction in which single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करें वाटर के साथ ताकि सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर सके। पर ऐसे रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट के साथ और भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट फॉर्म हो, सॉरी ऐसा सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है ताकि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर सके, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। डू यू नो द सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13 is useful with whitewashing walls। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide and air to make a thin layer of calcium carbonate on the wall। Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing, give a shiny finish to the wall। It is interesting to note that the chemical formula for marbles is also calcium carbonate। तो स्लेट लाइम का सोल्यूशन जो है प्रोड्यूस होता है 1.13 रिएक्शन में वाइट वॉशिंग वॉल्स यूज़ करके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में और थिन लेयर फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल पे। कैल्शियम कार्बोनेट जो है फॉर्म होता है 2 या 3 दिन का वाइट वॉशिंग के बाद और एक शाइनी फिनिश देता है वॉल को। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केमिकल फॉर्मूला है मार्बल का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस फॉर्म रिएक्ट करता है कैल्शियम के साथ और क्या देता है प्रोडक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड फॉर्म में और वाटर लिक्विड। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है और CO2 गैसेस दे रहा है। फॉर्मेशन वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड ऑक्सीजन, 2 moles of H2 gas react with O2 gaseous state gives 2HO liquid। ठीक है, तो ये दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट कंबाइन हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more substance element or a compound combine to form a single product, the reaction is called combination reaction। तो हम कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, कंबाइन होता है और सिंगल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट a large amount of heat is involved। This makes the reactions mixture warm। Reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction। हमने एक्टिविटी 1.4 में देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट भी रिलीज़ हुआ। ठीक है, तो ये जो है रिएक्शन मिक्सचर जिसकी वजह से वार्म फील हुआ, ये एक रिएक्शन की वजह से है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या रहता है, रिएक्शंस जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज करता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको एक्सोथर्मिक chemical reaction। Other example of exothermic reactions are burning of natural gas, CH4 methane gas react with O2 gas, release CO2 gas plus 2H2O gas। Do you know that respiration is an exothermic process? क्या आपको पता है कि हमारा जो respiration जो है वो भी एक exothermic process है। We all know that we need energy to stay alive। We get this energy from the food we eat। हमें पता हमें एनर्जी जो है ज़रूरत रहता है ताकि हम जिंदा रह सकें। हमें एनर्जी मिलता है हमारे फूड से जिसको हम खाते हैं।
During digestion, food is broken down into smaller substance. डाइजेशन के वक्त हमारा खाना जो है सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है. फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड इन कार्बोहाइड्रेट. जैसे कि राइस और पोटैटो ब्रेड जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट है. इस कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज. ये कार्बोहाइड्रेट जो है टूट जाता है ग्लूकोज में. दिस ग्लूकोज combine with oxygen in the cell of our body and provide energy. ये ग्लूकोज जो है कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर के सेल में और एनर्जी प्रोवाइड करता है. द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन. इसका जो स्पेशल नाम है रेस्पिरेशन है. द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6. ये रेस्पिरेशन जो आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे. जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6 एक्वेसियस फॉर्म में रहता है, रिएक्ट करता है 6 ऑक्सीजन के साथ एक्वेसियस और क्या देता है 6CO2 एक्वेसियस प्लस 6H2O प्लस एनर्जी. तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन. द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजिट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो वेजिटेबल जो है उसका डिकम्पोजिशन वो कंपोजिट में बदल जाता है, उसमें भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन में एक्टिविटी 1.1 में ठीक है हीट जो है वो रिलीज होता है सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में. अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. इसमें क्या है, एक लड़की है वो टेस्ट ट्यूब्स को होल्ड कर रही है टोंग्स की हेल्प से. ये देखते हैं कौन सा एक्टिविटी है. टेक अ ट्यूब और 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल in a dry boiling tubes. Know the color of the ferrous sulfate crystals. Heat the boiling tubes over the flame of a burner or spirit lamp as shown in figure 1.4. Observe the color of the crystal after heating. तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल 2 ग्राम आपको लेना है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब्स में. फेरस सल्फेट का फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का कलर देखना है. ठीक है, फिर आपको उसको बर्नर में फ्लेम में बॉईल करना है उस ट्यूब को या फिर स्पिरिट लैम्प के ऊपर बॉईल करना है. और आपको क्रिस्टल का कलर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि गर्म होने के बाद उसका कलर चेंज हुआ कि नहीं. तो ये लड़की जो है ठीक है वो क्या कर रही है, वो टेस्ट ट्यूब होल्ड कर रही है, उसमें फेरस सल्फेट है. फिगर 1.4 करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट एंड ऑफ स्मेलिंग द ओडर्स. तो इसमें ये लड़की जो है अच्छे तरीके से ट्यूब्स को बॉईल कर रही है. कैसा कर रही है, वो ट्यूब को टिल्ट कर रही है तो उसमें से जो फेरस सल्फेट से जो गैस निकलता है तो वो लड़की उस स्मेल को भी वो जेंटली फील कर सकती है. राइट, तो उनको ये भी पता चल जाएगा कि फेरस सल्फेट में कुछ चेंजेस हो रहा है स्मेल में भी. ठीक है, सो wafting gas gently towards the nose. Do not point the mouth of boiling tubes at your neighboring or yourself. कभी भी यूट्यूब्स का जो माउथ है वो अपनी तरफ या अपने नेबरिंग इंसान की तरफ नहीं करना चाहिए. बॉइलिंग ट्यूब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. बॉइलिंग ट्यूब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. हाँ, so have you noticed that the green color of ferrous sulfates has changed? You can also smell the characteristic odor of burning sulfur. क्या आपने कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किया, जैसे कि फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का था वो चेंज हो गया किसी और कलर में, और यहाँ तक फेरस सल्फेट का स्मेल भी चेंज हो गया. तो 2 मोल ऑफ फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव F2O3 ferric oxide, SO2 gaseous state, SO3 gaseous state. So in this reaction you can observe that a single reactant break down to give smaller product. इस रिएक्शन में हमने ऑब्जर्व किया सिंगल रिएक्टेंट जो है सिंपल प्रोडक्ट में फॉर्म होता है. दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है. A ferrous sulfate crystal FeSO4 7H2 lose water when heated and the color of the crystal changes. तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है वो अपना वाटर लूज करता है. ठीक है, उसका कलर भी चेंज होता है. It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2, and sulfuric acid sulfuric trioxide.
तो ये जो है सरस सल्फेट वो बदल जाता है फेरिक ऑक्साइड पे, सल्फर डाइऑक्साइड पे, सल्फर ट्राइऑक्साइड पे। So ferric oxide is a solid one. SO2 SO3 है gases. So ferric oxide solid form में रहता है, SO2 SO3 ये gaseous form में रहता है. So decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. तो बहुत सारे इंडस्ट्री में कैल्शियम कार्बन का डिकम्पोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम डाइऑक्साइड में बदल जाना हीटिंग की वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बहुत सारे इंडस्ट्री में. कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या फिर क्विक लाइम में बोलते हैं. It has many uses. One is in the manufacture of cements. उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ यूज़ होता है, सीमेंट्स के लिए, सीमेंट मैन्युफैक्चर करने का. मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग की वजह से होता है तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हीट यूज़ होता है रिएक्शन जब हीट यूज़ होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोर हीट होता है, ऑब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम देता है, सॉलिड फॉर्म CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देता है. Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6. A pair of molecule lead nitrate burner. Activity 1.6. Take about 2 grams of lead nitrate powder in the boiling tube. Tube में nitrate powder लेने का 2 ग्राम. Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over the flame. और उस boiling tube को heat करने का. What do you observe without the change? आप क्या observe करते हो, change observe करो. You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide and O2. The reaction takes place is. अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, लीड नाइट्रेट में जब हीट होता है तो ब्राउन फ्यूम्स निकलता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म होता है. ठीक है, सॉरी, ये जो लीड नाइट्रेट जो है उसको हीट करते हैं तो उससे से ब्राउन फ्यूम्स निकलता है. ये ब्राउन फ्यूम किसकी वजह से निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ब्राउन फ्यूम्स निकल रहा है. ठीक है, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लीड नाइट्रेट solid state heating due to BBO lead oxide plus 4NO2 gas O2 nitrogen dioxide or oxygen. Let us perform some more decomposition reaction as given in the activity 1.7 1.8 electrolysis of waters. So ये jar है, oxygen test tubes, graphite rods, anode, switch, cathode, rubber stoppers, water, hydrogen, plastic box. तो इस पे क्या एक्टिविटी है, 1.7. Take a plastic box, drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in this rubber stopper as shown in figure 1.6. Connect this electrode to a 6-volt battery. Fill the box with water such that the electrodes are immersed. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water. Take a tube tester filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes. Switch on the currents and leave the apparatus undistributed for some time. You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. This bubble displays water in the test tubes. The volume of the gas collected the same in both the test tubes. Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. Test these gases one by one by making a burning candles close to the mouth of the test tubes. Cautions. This step must be performed carefully by the teacher. What happened in each case, which gas is present in each test tubes. इस 1.7 एक्टिविटी में एक प्लास्टिक वर्क लेना है, 2 होल्स ड्रिल्स करना है, उसमें बेस लगाने का है, रबर स्टॉपर लगाना है दोनों होल में, एक में कार्बन इलेक्ट्रोड ट्यूब इंसर्ट करना है. ठीक, दोनों होल्स में कार्बन ट्यूब इंसर्ट करने का है. दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 6 वोल्ट बैटरी
का पोटेंशियल रहेगा, उसमें 6 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इस बग को वाटर में फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन में पानी के अंदर रहेगा। फिर कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड का डालेंगे, ठीक है, वाटर में। फिर दोनों टेस्ट ट्यूब्स जो पानी के अंदर फिल्ड है उसको इन्वर्ट, दोनों टेस्ट ट्यूब्स जो है जिसमें दो कार्बन इलेक्ट्रॉन वो इन्वर्टेड फॉर्म में रहेगा। फिर ये जो स्विच जो है करंट स्विच ऑन होगा करंट पे और अपैरेटस अनडिस्प्लेस छोड़ देंगे। हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि बबल फॉर्मेशन होता है दोनों इलेक्ट्रोड में। ये जो बबल जो है वो डिस्प्लेस करता है वाटर को टेस्ट ट्यूब्स में। तो वॉल्यूम गैस का जो वॉल्यूम जो है कलेक्ट होता है दोनों टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में एक बार गैसेस आ जाएगा तो उसको केयरफुली रिमूव करना है। तो ये टेस्ट में गैसेस जो है वो आता है बर्थडे कैंडल जब लेके आएंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ से। सो इस केसेस में क्या होता है, गैसेस रिलीज हो रहे हैं। फिगर 1.8 में thicker about 2 grams silver chloride in a china dish. What is its color? Place in china dish in sunlight for some time. Observe the color of the silver chloride after some time. China dish silver chloride sunlight. तो 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश में, उसका कलर चेक करने का, सनलाइट में एक्सपोज करके रखना है कुछ टाइम के बाद। हमें देखते हैं सिल्वर क्लोराइड में कुछ कलर में चेंजेस हो गया। सो सिल्वर क्लोराइड पाउडर फॉर्म में वाइट दिखते हैं लेकिन सनलाइट के फॉर्म में वो ब्लैक हो जाएगा। वह क्लोराइड टर्न ग्रे इज सनलाइट टू फॉर्म अ सिल्वर मेटल। सिल्वर क्लोराइड जो है ग्रे कलर में बदल गया सनलाइट की वजह से, ठीक है, ताकि सिल्वर मेटल फॉर्म हो सके। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। दिस टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो आप देखेंगे सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ग्रे कलर में बदल गया सनलाइट में क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन चेंज हुआ सिल्वर में और क्लोरीन में सनलाइट की वजह से। 2 moles of AgCl solid it preserves sunlight due to Ag sulfur plus Cl2 gases. सिल्वर ब्रोमाइड कैन ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरीके से काम करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में वो भी एज अ प्रोडक्ट सिल्वर देता है, ब्रोमाइन गैसेस देता है। Thereby reaction are used in black and white photography. What form of energy is causing this decomposition reaction? अब ये जो सिल्वर ब्रोमाइड का जो रिएक्शन है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में पहले यूज़ होता था। कौन सा टाइप का एनर्जी की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है? एक तो सनलाइट की वजह से। We have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant. The reaction in which energy is observed are known as endothermic reaction. हमने ये देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ताकि वो रिएक्टेंट को ब्रेक करके प्रोडक्ट बना सके। तो रिएक्शन जिसमें एनर्जी ऑब्जर्व होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Carry out the following activity. Take about 2 barium hydroxide in a test tube. Add 1 gram of ammonium chloride. Mix with the help of glass rods. Touch the bottom of the test tubes with your palms. What do you feel? Is this an exothermic or endothermic reaction? बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2 ग्राम लेना है टेस्ट ट्यूब्स में, उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेना है, ग्लास रॉड की हेल्प से मिक्स करना है, टेस्ट ट्यूब के बॉटम को टच करना पाम में, क्या फील होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। क्वेश्चंस। A solution of a substance X is used for whitewashings. Name the substance X and write its formula. Write the reaction of the substance X naming I about with water. What is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7, double of the amount collected in the other way? Name the gases. Displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है, थ्रेड है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और आयरन नेल है। तो आयरन नेल को हैंग करके रखा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। सो इसमें क्या हो रहा है? एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम विद रबिंग विद सैंड पेपर।
take 2 test tubes marked as A and B. In each test tube, take a 10 ml copper sulfate solution, tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Figure 1.8. Keep 1 iron nails aside for comparisons. After 20 minutes, take out the iron nail from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color of copper sulfate solution in test tubes. Also compare the color of the iron nail dipped in the कॉपर सल्फेट इन सोल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। तो इसमें 3 आयरन नेल लेना है, तीनों को क्लीन करना है सैंड पेपर से, ठीक है। फिर टेस्ट ट्यूब्स में ए मार्क करना है, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है ए और बी। उसमें हर एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड करेंगे। 2 टेस्ट ट्यूब नेल्स को नॉन एस्टर आयरन नेल को थ्रेड के साथ हैंग करके इमर्स करेंगे जिसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। सो बी वाले में 20 मिनट्स तक रखेंगे और एक वाला जो आयरन नेल है उसको एक साइड में रखेंगे। 20 मिनट्स के बाद आयरन नेल जो है निकालो और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। फिर ये चेक करो कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर जो है उसका इंटेंसिटी ए और बी टेस्ट में कितना ज़्यादा है। अब जब कंपेयर करोगे, ठीक है, उसमें देखोगे कि आयरन नेल्स का जो कलर है वो आयरन कलर नेल्स का जो कलर है और जिसको एक साइड में रखा था और दूसरा एक आयरन है जो कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में था, उन दोनों का टिप का कलर के नीचे क्या चेंजेस है, क्या कंपैरिजन है वो देखना पड़ेगा। आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो इसमें क्या हो रहा है, आयरन नेल सिल्वर कलर दिख रहा था लेकिन कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आयरन नेल का कलर चेंज हो गया, ठीक है। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो आयरन नेल का कलर अभी ब्राउन हो गया। सो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए, तो टेस्ट ट्यूब ए में सिर्फ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी था प्लस आयरन नेल भी था। अभी जो टेस्ट ट्यूब बी में जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आयरन नेल के साथ उसका कलर जो है चेंज हो गया, वो इतना ब्लू कलर नहीं दिखता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंडर्ड रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी। सो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट और आयरन नेल्स के बीच में रिएक्शंस हुआ, इसलिए कॉपर सल्फेट का कलर भी चेंज हो गया, आयरन का भी कलर चेंज हो गया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में। So iron nail and copper surface solution compared before and after experiment. Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper surface solution fades? क्यों आयरन नेल जो ग्रेइश वाइट कलर का था वो ब्राउनिश कलर में बदल गया, और क्यों कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का ब्लू कलर फीका हो गया, हल्का हो गया। फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो ये रिएक्शन की वजह से हमें समझ में आएगा Fe in solid react with copper sulfate aqueous copper sulfate give ferric sulfate iron sulfate plus copper sulfur copper in solid state. In this reaction iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे आयरन जो है वो दूसरे एलिमेंट को रिमूव करता है, उसका जगह ले लेता है कॉपर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ये रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जिंक सॉलिड स्टेट में रिएक्ट होता है कॉपर सल्फेट एक्वेसियस में, कॉपर सल्फेट देता है जिंक सल्फेट एक्वेसियस प्लस कॉपर सल्फेट। फिर लीड सॉलिड में रिएक्ट होता है कॉपर क्लोराइड से एक्वेसियस में, वो देता है लीड क्लोराइड और कॉपर। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। जिंक और लीड जो है ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ये डिस्प्लेस करता है कॉपर को उसके कंपाउंड से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Take a 1.10, take about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. Sodium sulfate 3 ml लेना टेस्ट ट्यूब में। In another test tube, take about 3 ml of barium chloride solutions. तो 3 ml barium chloride solution लेना है। मिक्स 2 टेस्ट ट्यूब को दोनों को मिक्स करना है। What do you observe? हम क्या ऑब्जर्व करेंगे,
टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो एक सोल्यूशन इसमें सोडियम सल्फेट है 3 ml। ठीक है, और दूसरा एक बेरियम क्लोराइड है। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में डाल देंगे तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब कंटेन सोडियम कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेरियम सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अच्छा, तो बेरियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब में अगर सोडियम सल्फेट डाल देंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। यू विल ऑब्जर्व दैट a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance form is known as precipitate. Any reaction that produces precipitations can be called precipitation reaction. आप देखेंगे जब भी ये बेरियम क्लोराइड के ऊपर सोडियम सल्फेट ऐड होता है तो एक इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है जो वाटर इनसॉल्युबल है। तो ऐसा इनसॉल्युबल जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और जब भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो सोडियम सल्फेट एक्वेसियस रिएक्ट होता है बेरियम क्लोराइड एक्वेसियस में, तो क्या देता है बेरियम सल्फेट्स और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, what causes this? The white precipitate of various surface formed by reaction of sulfate and barium. तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है सल्फर और बेरियम का रिएक्शन की वजह से। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड। तो दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सोल्यूशन में रहता है। सो रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सटेंड ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इधर क्या होता है, दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो सोल्यूशन में रह जाता है। ठीक है, सो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है दो रिएक्टेंट्स के बीच में, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करता था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टर के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वो भी एक नहीं, दो आयन एक्सचेंज हो रहा है। Recall activity 1.2 where you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide। तो लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करने के बाद क्या सोल्यूशन बनता है। What was the color of precipitate form? Precipitate कलर क्या था? Can you name the compound precipitate? क्या वो कंपाउंड का नाम बता सकते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाओ। इन दिस ऑल्सो बी ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। चाइना डिश containing copper powder, wire gauze, tripods, burners. Activity 1.11 Heat a china dish containing about 1 gram copper powder। एक चाइना डिश में कॉपर पाउडर रखो, उसको हीट करने के रखो। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। अभी कॉपर पाउडर के ऊपर ब्लैक कोट फॉर्म हो गया कॉपर टू ऑक्साइड का। अभी ब्लैक सब्सटेंस की फॉर्म हुआ, दिस बिकॉज ठीक है, सो ये ब्लैक कलर इसलिए फॉर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ऐड हुआ कॉपर में और कॉपर ऑक्साइड में। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होता कॉपर में और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। 2 moles of copper react with oxygen gives heat 2 moles of copper oxide. If hydrogen gas is passed over this heated material copper oxide, the black coating on the surface turns brown as a reverse reaction takes place and copper is obtained। तो हाइड्रोजन गैस पास होता है इस हीटेड मटेरियल से कॉपर ऑक्साइड से, ब्लैक कोटेड जो है सरफेस में वो ब्राउन में हो जाता है
ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन में कॉपर मिलता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को अगर हीट करेंगे तो कॉपर वापस मिलता है। कॉपर ऑक्साइड ऑन हीटिंग गिव्स copper plus water. If a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a reaction lose oxygen during reaction, it is called reduce. अगर कोई substance ऑक्सीजन गेन करता है रिएक्शन में तो उसको ऑक्सीडाइज बोलते हैं। अगर कोई सबसे ऑक्सीजन लूज करता है, उसको ऑक्सीजन चला जाता है हीटिंग की वजह से, तो रिड्यूस हो जाता है। During this reaction, the copper to oxide loses oxygen. इट इज़ बी रिड्यूस। तो 1.29 में कॉपर टू ऑक्साइड का ऑक्सीजन चला गया तो रिड्यूस हो गया। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। तो हाइड्रोजन जो है उसको ऑक्सीजन मिला कि कॉपर ने अपना ऑक्सीजन लूज किया तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस। का मतलब ये एक जो है रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है रिएक्शन के वक्त। सच रिएक्शन इज आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जो है जिसमें एक ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा रिड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद H2 ऑन हीटिंग गिव्स कॉपर प्लस H2O. Copper oxide undergo reduction give copper, hydrogen undergo oxidation give water. Some other elements of redox reactions are कुछ एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन जैसे जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन के साथ जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। MnO2 रिएक्ट करता है HCl के साथ MnCl2 2H2Cl2 देता है। In reactions, carbon is oxidized to copper oxide, Zn oxide is reduced to zinc. तो कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में और जिंक ऑक्साइड में, तो मतलब जिंक रिड्यूस हो जाता है रिएक्शन में, HC ऑक्सीडाइज होता है क्लोराइड में और MnO2 रिड्यूस होता है MnCl2 में। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज hydrogen during reaction it is oxidized. If a substance loses oxygen or gain hydrogen during reaction it is reduced. अब कह सकते हैं सबसे जो ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है तो वो ऑक्सीजन गेन करता है तो ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन लूज। ठीक है, अगर सबस्टेंस जो है ऑक्सीजन गेन करता है हाइड्रोजन लूज करता है तो वो है रिड्यूस। तो कभी ऑक्सीडाइज कब होता है जब सबसे ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज करता है तो ऑक्सीडाइज। अगर सबसे हाइड्रोजन गेन करता है ऑक्सीजन लूज करता है तो रिड्यूस होता है। रिकॉल एक्टिविटी वेयर मैग्नीशियम रिवर विद dazzling flames in air, oxygen and change into white substance. Magnesium oxide is magnesium be oxidized or reduced in this reaction. क्या आपको याद है 1.1 का मैग्नीशियम रिवर को जलाया था फ्लेम में और उसने ग्रेइश कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। क्या वो रिबन जो है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो बदल के वो ऑक्सीडाइज हो गया था क्या? हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एवरी डे लाइफ? क्या आपने अपने दिनचर्या में ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा है क्या? तो हाँ, corrosion you must have observed that the iron articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. आपने देखा होगा कोई भी आयरन आर्टिकल शाइनी रहता है जब नया रहता है लेकिन कुछ टाइम के बाद रेडिश ब्राउन पाउडर फॉर्म हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन में जंग लगना। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टार्निश इन दिस मैनर। कुछ मेटल्स भी इसी तरीके से खराब हो जाते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर? क्या आपने कलर कोटिंग कॉपर सिल्वर में देखा है? When metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc., it is said to be corroded and this process known as corrosion. अभी मेटल जो है अटैक होता है ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर या एसिड के फॉर्म में है उसको बोलते हैं करोड और उसको बोलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं करोशन। A black coating on silver and a green coating on copper are the other example of corrosion. तो सिल्वर में ब्लैक कलर फॉर्म होता है और कॉपर में ग्रीन कलर फॉर्म होता है तो ये करोशन का एग्जाम्पल है। Corrosion caused damage to car bodies, bridges, iron railing, ships and to all objects made of metals, especially those of iron. Corrosion हर जगह पर होता है जैसे कि गाड़ी, ब्रिजेस, आयरन का पटरी, शिप्स, ये सब मेटल से बने हुए रहते हैं, स्पेशली आयरन, ये सब corrosion में चला जाता है। corrosion of iron is a serious problem। आयरन का corrosion होना बहुत ही serious problem है। Every year
इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन। तो बहुत सारा पैसा खर्चा किया जाता है आयरन को रिप्लेस करने के लिए। यू विल लर्न मोर अबाउट द करोशन इन चैप्टर 3। आप चैप्टर 3 में करोशन के बारे सीखोगे। नैन्सी डिट्टी, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल्स और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा खाना जिसमें फैट या ऑयल रहता है उनका टेस्ट या स्मेल आपने कभी फील किया, जिसको बहुत टाइम तक रखते हैं तो उसके टेस्ट में और स्मेल में बहुत फ़र्क आता है। व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होता है तो वो रैंसिड हो जाता है, उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशंस और एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स और ऑयल। ज़्यादातर सब्सटेंस में ऑक्सीडेशंस को ऐसा कुछ सब्सटेंस रहता है जो ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है, ताकि खाने में जो फूड है या ऑयल है उसमें कुछ चेंजेस ना हो। तो ऐसा सब्सटेंस जिसको ऑक्सीडेशन रोकने के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। यहाँ तक खाने को एयर टाइट कंटेनर या प्लास्टिक बैग में भी रखते हैं ताकि ऑक्सीडेशन को स्लो कर सके। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या हम जानते हैं कि बहुत सारे चिप्स के पैकेट में के अंदर चिप्स के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी फिल करते हैं ताकि चिप्स जो है ऑक्सीडेशन चिप का ऑक्सीडेशन रुक जाए या फिर चिप का ऑक्सीडेशन स्लो हो जाए। क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। क्यों कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चेंज होता है जब आयरन नेल उसमें डिप करते हैं। ये एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी। डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा एग्जांपल दे दो। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करो, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। 4 moles of sodium react with oxygen give 2 moles of Na2O. Copper oxide reaction with hydrogen give copper plus H2O. What you have learned? A completely chemical equation represent the reactant product and their physical state symbolically. Chemical reaction जो represent करता है reactant को product को उनका physical state को symbolically. A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in chemical reaction are the same on the reactant and product sides of the equation. Equation must be balanced. Chemical reaction balance रहना चाहिए, नंबर ऑफ एटम जो है कोई भी टाइप करेगा केमिकल रिएक्शन में वो सेम रहना चाहिए रिएक्टर और प्रोडक्ट के साइड में, ठीक है। इक्वेशन जो है बैलेंस में रहना चाहिए, मतलब केमिकल रिएक्शन होगा तो नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ एलिमेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में सेम रहना चाहिए, तो इक्वेशन बैलेंस ही रहना चाहिए। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा टाइप का रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होता है एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस जो है डिकम्पोज होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म करता है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन से काफ़ी उल्टा है। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो रिएक्शन जो हीट को रिलीज करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शन जिसमें एनर्जी ऑब्जर्व्ड होता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर, देयर विल बी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आयरन्स आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो अलग एटम्स या दो अलग एटम्स का ग्रुप्स या फिर आयन एक्सचेंज होता है दो रिएक्टेंट के बीच में, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में एक एटम डिस्प्लेस होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो अलग अलग एटम या दो अलग अलग आयन्स का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट के बीच में, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इन सॉल्युबल सॉल्ट्स। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन सॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस। देखिए रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन लूज होता है हाइड्रोजन गेन होता है। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या रहता है, सब्सटेंस
ऑक्सीजन गेन करता है, हाइड्रोजन लूज करता है। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन जो है उसमें ऑक्सीजन लूज होता है और हाइड्रोजन गेन होता है।